नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरा नाम हरिहरन अय्यर द एंटरटेनर और मैं आज आपका स्वागत करता हूं। मेरे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है मेरे एंटरटेनर शो के अंदर, जिसका नाम है अय्यर हिंदी और जिंदगी। बड़ा ही दिलचस्प अ, एक शीर्षक लेकर आया हूँ आज के आपके सामने। और इसका ये कैसे ये शीर्षक कैसे पैदा हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और कई बार क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मुझे हिंदी में कई बार बोलना पड़ता है। तो सेशन अच्छा हुआ, अपने तरीके से मैं हिंदी में मैंने वार्तालाप किया, ट्रेनिंग दिया, कुछ शेर व शायरी हुए। तो एक पार्टिसिपेंट ने पूछ लिया कि सर आप अय्यर हैं, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? और वैसे मेरी मातृभाषा तमिल है। तो एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि थोड़ा तमिल बोलकर तो दिखाइए कि आपको तमिल आता भी है या नहीं। क्योंकि आपकी इतनी हिंदी इतनी अच्छी है। तो वहां से मैंने सोचा कि एक थीम बनाते हैं जिसका नाम है अय्यर हिंदी बोलता है। तो मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है अय्यर हिंदी बोलता है। लेकिन मैंने सोचा कि आज इसका हम शीर्षक देते हैं अय्यर हिंदी और जिंदगी, जिसमें मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मेरे और हिंदी के बीच का रिश्ता। ये एक ज़बरदस्त नाता रहा है बचपन से हिंदी भाषा के साथ। और वैसे मेरी पढ़ाई लिखाई तो अंग्रेज़ी मीडियम में हुई और मुझे अंग्रेज़ी मीडियम से तो बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी काबिलियत, आज मेरी थोड़ी बहुत जो कामयाबी है, जो हैसियत है, वो अंग्रेज़ी भाषा की वजह से है। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण है कि अंग्रेज़ी बड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, बट हिंदी कहीं ना कहीं एकदम दिल को छूती है, जाकर लगता है। अगर आप सही तरीके से उसको प्रकट करो तो। और मेरे जीवन में वैसे मैं चेन्नई में पैदा हुआ, लेकिन मैं बड़ा बम्बई में हुआ। तो बचपन से ही आप बम्बई में रहते हैं तो बम्बईया हिंदी का बड़ा प्रभाव रहता है जीवन में, बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। और बॉलीवुड देखते देखते, हिंदी पिक्चरें देखते देखते बड़े हुए, अमिताभ बच्चन को देखते बड़े हुए, धर्मेंद्र को देखते बड़े हुए। आज कुछ तो बात होगी तुम। तो मेरे पास माँ है, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। तो तो इस तरीके के डायलॉग्स सुनकर बड़े हुए। और बचपन से एक जो हमारी आदत थी, क्योंकि उस ज़माने में इतने टेलीविज़न चैनल्स नहीं थे, ओटीटी नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, तो हम ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। और ऑल इंडिया रेडियो में गाने बजते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो में गाने बजते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते थे। मेरा मतलब, अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत और एक मेरे फेवरेट सिंगर वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। मतलब एक बहुत ही से कम लोग होते हैं दुनिया में जो इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी इतना विनम्र रहते हैं। और उन्हें अपने महानता की खुद पहचान नहीं होती है। रफ़ी साहब उस कदर के इंसान थे। और क्या आवाज़ पाई थी उन्होंने, उनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बस हम तो साधारण व्यक्ति हैं, कोशिश कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब एक बड़े इंसान भी थे, मतलब एक बड़े गायक तो थे ही, उनके जैसा कोई था ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। और मुझे ये प्रेरणा मिलती है मोहम्मद रफ़ी साहब से। आप हस्ती कितनी भी बड़े हो, आप विनम्र रहो और बहुत एक अच्छे इंसान बने रहो, ये मोहम्मद रफ़ी साहब से सीखने को मिलता है। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ किशोर कुमार, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे, हेमंत कुमार, मतलब जो हमारे महान प्लेबैक सिंगर्स हैं, उन सबको सुनते सुनते बड़े हुए, हिंदी पिक्चरें देखते देखते बड़े हुए। तो ऑब्वियसली हिंदी का प्रभाव तो हमारे जीवन में होना ही था। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग बम्बई में पले बड़े हैं, तो हम आपस में ज़्यादा करके अंग्रेजी या हिंदी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में उतना बात नहीं करते। और ये बड़ा स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि अगर आप बेंगलोर में रहे हैं बहुत सालों तक तो आप कन्नड़ा बात करेंगे आपस में, रिश्तेदारों के साथ भी। तो ये बड़ा स्वाभाविक, ये बड़ी स्वाभाविक बात है।
मेरे कॉलेज में ऐसे मित्र मिले जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, और उनको मैं सुनता था और वो किस प्रकार हिंदी भाषा को व्यक्त करते थे। मतलब आप तो जानते हैं, बम्बई बम्बईया हिंदी थोड़ा अलग किस्म का हिंदी है। उसको हम किसी भी एंगल से उसको शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश में हिंदी बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं, बिहार में बात करते हैं, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उस प्रकार का हिंदी ये मेरे कुछ मित्र बात करते थे। मतलब एकदम सही हिंदी जिसको हम बोलते हैं। मैं तो आज भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो बहुत गड़बड़ कर देता हूँ, तो मेरी हिंदी ठीक ही है। मतलब ऐसा भी कुछ अ, जबरदस्त नहीं है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो मैं उनको सुनता था। और बीच में मेरे भाई ने भी मुझसे पूछा कि वो मेरे एक मोटिवेशनल टॉक पे आए थे, बोला अरे तो इतना अच्छा हिंदी बोलता है, कैसे सीखा? मैंने बोला सुनकर सीखा। और पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत कोशिश की है कि हिंदी सुनूं। कुमार विश्वास जी को बहुत सुनता हूँ, जावेद अख्तर साहब को बहुत सुनता हूँ। जावेद अख्तर साहब तो मतलब ये दोनों ही जो कुमार विश्वास जी है, जावेद अख्तर साहब है, इनका जो वक्तव्य तो अलग ही लेवल का है। लेकिन वो वक्तव्य आता कहाँ से है कि उनके पास उतना कंटेंट है। और वो कंटेंट कहाँ से आता है? क्योंकि वो इतनी भाषाएं इतने सरलता से बोल देते हैं, इतनी सरलता से बोल देते हैं, और इतना अच्छा व्यक्त करते हैं एक एक भाषा में। जावेद अख्तर साहब तो बहुत बढ़िया उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। कुमार विश्वास जी का तो हिंदी तो कमाल का हिंदी है, उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है। तो उनका जो नॉलेज है, उनकी जो उनका जो वक्तव्य है, जो स्टाइल है, वो जिस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करते हैं, और उनकी जो सरलता है, उनकी भाषा में एक डेप्थ है, गहराई है, लेकिन साथ में एक सरलता भी है। तो ये, अगर आप कोई भाषा को अच्छे से बोले, अच्छी तरीके से आप उसको व्यक्त करें, तो उसमें गहराई भी होनी चाहिए और एक सरलता भी होनी चाहिए, जो मैं कुमार विश्वास जी और जावेद अख्तर साहब से लगातार सीखता रहता हूँ। एक जो शो है जिसमें जावेद अख्तर साहब अक्सर आते हैं, जिसका नाम है जश्न ए रेख्ता, वो एक उर्दू का सेलिब्रेशन है, और उर्दू और हिंदी का सेलिब्रेशन है। और उनके जितने एपिसोड्स आप देख सके वो बहुत बढ़िया रहेगा। जावेद अख्तर साहब के साथ साथ और भी कई लोग जो माननीय व्यक्ति हैं हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में, वो लोग जश्न ए रेख्ता में आते हैं। तो इस तरीके का मेरा सफ़र रहा है हिंदी के साथ, एक रिश्ता बना है। और जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया 2009 में, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे कई जगह पर भारत में जाना पड़ता है और पड़ता है, और कई जगह पर लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, उनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। तो मुझे कई सारे भाषण, कई सारा ट्रेनिंग मुझे हिंदी में लेना पड़ता है। और एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनके साथ मैं बहुत ट्रेवल करता था, जिनको देखकर मैंने हिंदी सीखा, वो कैसे हिंदी बोलते हैं, और उनकी हिंदी का प्रभाव मेरे पर पड़ा। और धीरे धीरे मैंने अपना हिंदी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का शुरुआत किया। ऐसे करते करते भारत के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर मुझे आज भी भाषण हिंदी में देना पड़ता है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मेरे व्यवसाय के लिए भी और अपना एक नई कुशलता भी बन जाती है, एक स्किल सेट बन जाता है अपना। तो मेरे व्यवसाय के लिए भी और अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए भी मैंने एकदम कॉन्शियसली कोशिश किया कि मैं अब ज़्यादा हिंदी में बात करूं, हिंदी को और अच्छा बनाऊं, और अपने लिए एक विशेष भाषा बनाऊं। जहां पर अंग्रेजी चलानी हो तो हम अंग्रेजी कर ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हिंदी के लिए मुझे थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करना पड़ा, क्योंकि ये एक प्रकार से उतना नेचुरल लैंग्वेज, स्वाभाविक लैंग्वेज है बोलचाल के लिए। लेकिन रोज के बोलचाल में हम जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से हमें फॉर्मल प्लेटफॉर्म से बात करना पड़ता है, उसमें बड़ा अंतर होता है। तो वो फॉर्मल भाषा को डेवलप करने में मुझे समय लगा, आज भी लग रहा है, और अभी भी मैं उस जर्नी में ही हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और एंटरटेनर हूँ तो एक
अपने आप से भी एक उम्मीद रहती है और श्रोता का भी उम्मीद रहता है कि ये कुछ एंटरटेनिंग तरीके से अपने बातों को रखे। और शेर व शायरी और गाने, ये दो ऐसे माध्यम हैं जिससे भाषा के अंदर चार चांद लग जाते हैं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। देखिए, एक चार पंक्तियों में जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए और क्यों किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, ये चार पंक्तियों में एक छोटा सा शेर ने हमें बता दिया। और ये मैंने सुनकर सीखा। और एक पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, वक्तव्य के अंदर एक फॉर्मूला भी होता है कि कोई चीज को आप बाय हार्ट कर लीजिए। अब मैं स्वाभाविक कवि या शायर तो हूं नहीं, तो मुझे कुछ शेर जबानी याद करने पड़े जो मैं अपने सेशंस के दौरान बोल देता हूं। और हिंदी तो दिल की भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, और आना ही चाहिए। आप कोई भी प्रांत में रहे इस देश के अंदर, हिंदी तो आना ही चाहिए। मेरे एक मित्र ने एक बात कही थी मुझसे कि तू अच्छा हिंदी बोलता है, इसका फायदा यह है कि भारत का 50% श्रोता तेरे को सुन सकते हैं, क्योंकि कम से कम 50% श्रोता को हिंदी भारत के अंदर समझ में आता है। तो एक दिल के ऊपर एक शेर है बशीर बदर साहब का, इतना जबरदस्त शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना खूबसूरत शेर है। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। क्या बात है, क्या बात है साहब, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने। तो अगर दिल को दिल बनाने में उम्रें बीत जाती है, तो आप सोचिए कि कितना समय लगता है किसी एक व्यक्ति को किसी एक या दो भाषा में बहुत अच्छी कुशलता पाने के लिए। और हिंदी और मेरा रिश्ता करीब करीब वैसा ही रहा है कि समय लगता है, समय लग रहा है। और हर बार मेरी ये कोशिश रहती है कि और कुछ अच्छा सीखूं। मैं ज़्यादा हिंदी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो एक बचपन से ही अंग्रेजी में पढ़ने की आदत है। तो लेकिन आप पढ़कर भी सीख सकते हैं, आप सुनकर भी सीख सकते हैं, जो आपको अनुकूल लगे। आप एक कोई भाषा का आप सीखना चाहे तो मैंने भाषा को, हिंदी भाषा को ज़्यादा सुनकर सीखा है। हाँ, स्कूल में हिंदी भाषा थी, पढ़ते भी थे। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि जो पढ़ने में रस है, जिसको पढ़ने का रस है, और उसमें से जो भाषा की उन्नति होती है, वो शायद सुनकर उतना नहीं होगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, खुद लिखता भी हूँ, और पिछले कुछ वर्षों में हिंदी में भी कुछ लिखने की कोशिश की है मैंने। तो थकना तो ठीक है, थमना नहीं, ये इसके ऊपर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है मेरे YouTube चैनल पे। मैं उसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पर। तो क्योंकि अब मुझे ज़बानी याद नहीं है कि क्या लिखा है। थकना तो ठीक है, थमना नहीं, गिरना तो ठीक है, हारना नहीं, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। तो हिंदी भाषा के साथ संबंध, मैं कहूँगा बम्बई में रहने की वजह से, कुछ दोस्तों की वजह से, मेरे व्यवसाय की वजह से, कुछ समय दिल्ली में भी रहा। और ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो दिल्ली के हैं, जो इतना बढ़िया हिंदी बोलते हैं। मतलब आप उनकी हिंदी सुनेंगे और कोई आम बम्बई वाले की हिंदी सुनेंगे तो आप बम्बई वाले की हिंदी को शायद हिंदी मानेंगे नहीं, बट उस तरीके का वो हिंदी बोलते हैं। तो उसका बड़ा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर। शेर व शायरी का प्रभाव लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है वो हिंदी फिल्मी गाने हैं और हिंदी पिक्चर है। तो जैसे मैंने कहा कि 70 और 80 के दशक में हम बड़े हुए। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन,
जैसे कलाकारों को देखकर बड़े हुए, मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनकर बड़े हुए, किशोर कुमार को सुनकर बड़े हुए, तो हिंदी गानों के अंदर इतना जबरदस्त मैसेजिंग है कि मुझे ये हैरानी होती है कि किस कदर हमारे जो लेखक हैं, जो डायलॉग्स लिखते हैं या हिंदी गानों के लिरिक्स लिखते हैं, वो कुछ शब्दों के द्वारा कैसे कुछ अपने अंदरूनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। फिल्मी सिचुएशन होगा लेकिन आपको लगेगा ये असलियत में है। और जिंदगी का कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, उसका कोई सिचुएशन का कोई कोरिलेशन आपको कोई हिंदी गाने के साथ जरूर मिल जाएगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं जावेद अख्तर साहब के, कितने बड़ा सिंपल लेकिन कितनी गहराई है। और एक मेरे जो फेवरेट लिरिसिस्ट हैं वो है गुलजार साहब। मतलब मैं हैरान हूं कि कोई इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, क्या बात मतलब मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अगर मैं किसी को देखकर मुस्कुराता हूं तो उसका भी एक कीमत चुकानी पड़ती है जिंदगी में। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं। जिंदगी कभी कभी इतने मजे लेती है हमारी, हम फिर भी नाराज नहीं होते, चलते रहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। गुलजार साहब की ये सोच है, कैसे सोचते हैं। तो इसको मैं एक नाम देता हूं जिसका नाम है शब्दों की महक। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मरना इन्हीं पलकों के तले। क्या बात है। और ऐसे कई गाने हैं, ऐसे कई डायलॉग्स हैं, ऐसे कई कहानियां हैं हिंदी पिक्चरों के अंदर जो हमें जिंदगी के बारे में इतना कुछ सिखाते हैं। बड़ा मोटिवेशनल है। आपकी आंखों में वो घर का जो गाना है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। एक भाषा की खूबसूरती इससे भी आती है कि आप उसको व्यक्त कैसे करते हैं। अगर आप गायक हैं तो उसको कैसे गाते हैं, अगर आप एक्टर हैं तो उसको कैसे बोलते हो, डायलॉग्स को कैसे बोलते हैं। आज खुश तो बहुत हो गए, कितने आदमी थे है कुछ नहीं, कितने आदमी थे। ये तो बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन उसको आप कैसे बोलते हैं। तो जब किशोर कुमार या मोहम्मद रफी साहब गाते थे तो वो सिर्फ आवाज की खूबसूरती नहीं थी, वो उस भाषा को किस लय में डालते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, उस खूबसूरती के भी हम दीवाने हो जाते हैं श्रोतागण। हाल ही में अमीन सयानी साहब चल बसे, इतने महान वॉइस ऑफ इंडिया कह सकते हैं उनको। कितनी खूबसूरती से हिंदी भाषा को व्यक्त करते थे और कितनी सरलता थी उनकी भाषा में, और कितनी सरल तरीके से वो उस भाषा को व्यक्त करते थे और बोलते थे। ऐसा लगता था हमसे बात कर रहे हैं, एक एक जन से वो बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था जब अमीन सयानी साहब बात करते थे। और भाषा के द्वारा आपको मिलता है कम्युनिकेशन के, संवाद के कई जरिए। अगर आप देखेंगे भाषा, गाना क्या, कोई गीत क्या है। गीत कुछ भी नहीं, संवाद का एक प्रकार है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी आंखों में महके हुए से राज हैं। अगर मैं ऐसे किसी को बोल दूं तो ये मैं बोल तो सकता हूं, अगर मुझे कोई मतलब संभाल के बोलना पड़ेगा किसको बोल रहे, तो ये एक संवाद ही हुआ ना।
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, ये भी एक संवाद ही हुआ, बस उसको एक गीत के रूप में डाल दिया। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती। तो भाषा अगर आपकी अच्छी हो तो उस भाषा को के अंदर आप बहुत सारी लहरें ढूंढ सकते हैं। उसमें से प्रोस भी निकलता है, पोइट्री भी निकलती है, शेर व शायरी भी बनते हैं, गीत भी बनते हैं, डायलॉग भी बनते हैं, सोच बनती है। आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। तो मेरा इस हिंदी भाषा के साथ सफर जारी है। एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, मैं अय्यर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का बड़ा ही प्रभाव मेरे उत्तर भारत का बहुत ही प्रभाव रहा है मेरे अंदर, और आज भी है। मुझे तो वैसे पूरे भारत से प्रेम है, हर भाषा से प्रेम है, हर जगह से हम कुछ ना कुछ भारत के अंदर सीख सकते हैं। मेरी शादी एक सिंधी लड़की से हुई, तो हम घर में हिंदी बोलते हैं, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। और अब सिंधियों की बड़ी खास बात है, वो कोई प्रदेश के तो है नहीं, क्योंकि उनका कोई प्रदेश नहीं है, फिर भी वो सबके हैं, और कितना कुछ सीखने जैसा है उनसे। और उनकी संस्कृति से मैं बहुत कुछ सीखा। मेरी पत्नी ने हमारी दक्षिण भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। और बंबई में हम दोनों ही पले बड़े हुए, पढ़ाई यहीं पे की, हमारी बच्ची भी बंबई में पली बड़ी। तो बंबई की एक खासियत है कि कहीं ना कहीं पूरा भारत बंबई के अंदर बसता है, तो आपको हर भाषा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मिल जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गुजराती बोलते हैं, बहुत सारे लोग सिंधी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। भारत के कोने कोने से लोग बंबई में आकर बसे हुए हैं, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हमारे अंदर, संस्कृति आ गई है बंबई में रहने की वजह से। सो बंबई को सलाम। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं अय्यर हिंदी और जिंदगी में बोलने के लिए। ये एक छोटा सा शोकेस वीडियो मैंने सोचा मैं बनाता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इसका एक लाइव शो करूँ, जिसमें कुछ हिंदी भाषा के बारे में और बढ़िया बातें की जाए, कुछ गाने गाए जाए, कुछ शेर व शायरी सुनाया जाए, और हम मिलकर इस भाषा का मजा ले, इस भाषा को सलाम करें। तो बस जाते जाते मेरा एक जो फेवरेट शेर है वो मैं सुनाना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और आप इसके अंदर का जो मीनिंग है उसको आप जरूर पकड़ेंगे और अपने जिंदगी में उसका इस्तेमाल करेंगे। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके अय्यर हिंदी और जिंदगी के एक पहले एपिसोड में। आगे भी कुछ बातें लेकर आने की कोशिश करूंगा आपके सामने, और हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 640 से भी अधिक लर्निंग वीडियोस हैं उसमें, काफ़ी कुछ अंग्रेजी में है, थोड़ा बहुत हिंदी में भी है, और हम फिर जल्द मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।